आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आपके क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, और ये भी कह सकते हैं कि लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जिसमें कुछ करने को है, क्योंकि इसके बाद जो सरफेस केमिस्ट्री आता है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। वहां करने की मतलब न्यूमेरिकल्स वाली कोई गुंजाइश है नहीं। थ्योरी समझना है और आगे बढ़ना है, पर यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले आपके पीछे से आप इतना सारा नॉलेज लेकर आए हुए हो जो आपको यहां पर ऐड ऑन कर देगा। उसमें आप कहोगे सर क्या नॉलेज आए, तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम आयन इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, यहां पे काम देगा आपको। आपने लॉग एंटी लॉग निकालना सीख लिया है, यहां पर काम देगा आपको। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हुआ है, उसका हिस्सा यहां पर काम देगा आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोर और लेस आपकी जो जानकारी क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री की है उसके आधार पर केमिकल काइनेटिक्स आपका बहुत आसान चैप्टर है। और अगर आपने 11th में बिल्कुल इज्जत से हवाई पढ़ाई की है तो फिर केमिकल काइनेटिक्स आपको थोड़ा सा काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं टफ होगा, मैं कह रहा हूं मेहनत करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये चैप्टर कहता क्या है, ये चैप्टर डिमांड क्या करता है, मतलब इस चैप्टर का मूड पकड़ते हैं। अगर मूड पकड़ में आ गया तो सवाल, थ्योरी सब कुछ करेक्ट समझ में आएगा। सही है। फिजिक्स में आपने मोशन इन 1D 2D वगैरह पढ़ा होगा। नॉर्मली आप बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप क्या कहते हो, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सही है। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स, नाम में देखिए केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर बताता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उसकी रफ्तार क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितने समय में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, कितने समय में कितना अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, कितने अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन में बचेगा। ये जो ताना बाना है समय के आधार पर, कितना खत्म हो गया, कितना बन गया, कितना बचा, ये जो रेट आप चेक करते हो, यही है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं कि कौन कौन सा वो फैक्टर होगा जो केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, कौन कौन सा वो फैक्टर होगा जो घटा देगा, कौन कौन सा वो फैक्टर होगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैकेनिज्म मतलब प्रोसीड कैसे होगा रिएक्शन, रिएक्शन टूटा कैसे, जुटा कैसे, इसकी पूरी कहानी केमिकल काइनेटिक्स है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स। आपको पढ़ने में नो डाउट बहुत मजा आएगा, ये बात आप जान लीजिए। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा मूड बता दिया। सही है, अरे गर्दन तो हिला दो। सही है, गुड। तो अब सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। चलिए आप लोग भी लिखिए, नोट्स लिखते रहना है, ये नहीं कि बस खाली भाषण सुन रहे हैं, ऐसे नहीं, नोट्स लिखते रहना। क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका वो डील करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉमा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से डील करता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, उससे डील करता है। एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, और वो मैकेनिज्म जिससे कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इसकी पूरी कहानी केमिकल काइनेटिक्स है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो ये डील करता है कि आपका रिएक्शन किस स्पीड में हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो वही ये कहता है केमिकल डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग और द मैकेनिज्म। डन। अब चलिए मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने तरह का होता है, इसकी जानकारी हमें अभी चाहिए।
तो देखिए, समझिए पहले बात को। कोई भी केमिकल रिएक्शन तीन तरीके का होगा। इसको आप अपने आप से जोड़िए। मान लीजिए आपके पापा ने आपको कोई काम बोला, या आपकी मम्मी ने आपको कोई काम बोला कि आप बेटा ये वाला काम कर लेना, या बेटी ये वाला काम कर लेना। तो आप उस काम को कैसे करोगे, ये इस तरीके से डिपेंड करता है कि उस समय आपका मूड कैसा है। नंबर वन, आपका कोई काम बन रहा है, पापा मम्मी से कुछ डिमांड किया था आपने, पूरा हो रहा है और होने वाला है। उसी दरमियान पापा ने कहा बेटा जरा ये वाला काम करना। रफ्तार, भाई साहब आपकी रफ्तार होगी उस वक्त, एकदम मुंह से निकला नहीं सामान हाजिर है। यस माय लॉर्ड। स्पीड बहुत ज्यादा, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जो बहुत तेज, इंस्टेंटेनियस, एकदम तुरंत, वेरी फास्ट। दूसरा, आपका मूड बहुत खराब है, भयानक खराब है। पापा ने प्रॉमिस किया था, मम्मी ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो मूड तो खराब होगा नहीं, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं ना, आप देश के वरिष्ठ युवा हैं। आपसे आपका मूड खराब होगा तो देश का मूड खराब होगा। सही बात है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपका मूड बहुत खराब है और उस वक्त मम्मी या पापा किसी ने कहा कि बेटा जरा ये काम कर दो। प्रोसेसर इतना स्लो है कि सुनने में भी शायद आधा घंटा लग जाए, कान तक बात ऐसे ऐसे तैरती हुई आएगी और ठक, हा क्या है रे, अच्छा काम है, ओ आज हो जाएगा। उसके बाद आराम से उठेंगे, बिस्तर से खुद को खींचते हुए एकदम लगेगा ऐसे कि आत्मा कह रही है कि शरीर को जाने दो, मैं ना जाऊंगा। ऐसे कंडीशन में आप अत्यंत धीमी गति को प्राप्त हो जाते हो क्योंकि मूड नहीं है। इसे कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो दो तरह का रिएक्शन बोला मैंने। केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस वेरी फास्ट रिएक्शन, और दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन। आते हैं तीसरे पर, जो इन दोनों के बीच का होगा, मॉडरेट, रोजमर्रा की जिंदगी। अब हर दिन आप डिमांड नहीं करते हो और ऐसा भी नहीं कि हर दिन आपका मूड भी अपसेट होता है, बीच का। बेटा दूध ले आ, बेटा ये ले आ, बेटी वो कर दे, बेटी ये सुन ले, बेटा देख क्या हो रहा है। ये रोजमर्रा की जिंदगी है और इसमें आप मॉडरेट रहते हो। हाँ ठीक है कर लेंगे, तो ठीक है, ठीक है, एवरेज, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो, बीच बीच का, यानी तीसरा टाइप का रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन। समझ गए बात को? तो केमिकल रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो तीन तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। और इस तीनों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, लिखते जाइए आप लोग भी, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, on the basis of rates of reaction, chemical reaction is of three types। chemical reaction जो है is of three types। तो नंबर वन क्या है भाई? तो नंबर वन है इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन। तो चलिए पहले इसी के बारे में डील किया जाए। इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन आपका क्या होता है? मतलब ऐसे रिएक्शंस बहुत तेजी से बड़ी जल्दी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब चुटकी में आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो आप कितना फास्ट रिएक्शन सोच सकते हो, आप कितना फास्ट रिएक्शन सोच सकते हो। आपको बता दूं, फास्टेस्ट रिएक्शन जो इमेजिनरी ही कहा जाएगा, जो माना गया है, जो अज्यूम किया गया है, वो 10⁻⁻17 सेकेंड माना गया है। इतना फास्ट रिएक्शन, 10⁻⁻17 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 1/10 पर पावर 17वां हिस्सा। माय गॉड, इतना फास्ट रिएक्शन भी इमेजिन किया गया है। पर नॉर्मली
आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखें। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि such reaction takes place instantaneously, लिखते जाइएगा, such reaction takes place instantaneously and it is difficult to determine the rate of reaction। चूंकि वो इतने फास्ट होते हैं कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है बाय कॉमन लेबोरेटरी मेथड, नॉर्मल मेथड के द्वारा, बाय कॉमन लेबोरेटरी मेथड, तो इसके द्वारा थोड़ा सा मुश्किल है ये बताना, ठीक है। जैसे आयनिक रिएक्शंस, यहां पे लिखेंगे आयनिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, अब कैसे, तो थोड़ा सा एग्जांपल, तो सीधा सीधा समझिएगा, बहुत तेज रिएक्शन है, डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लिया जाए आपके पास एग्जांपल के तौर पे Ag प्लस और Cl माइनस है, तो ये इमीडिएटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AgCl। जैसे मान लीजिए Ba2 प्लस और मान लीजिए आपका SO4 2 माइनस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इमीडिएटली मिलेगा BaSO4, और पता करना थोड़ा मुश्किल है। या मान लीजिए एक और एग्जांपल, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, और ये सभी बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं, मतलब इनकी स्पीड को कैच करना बहुत इंपॉसिबल है। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही फास्टेस्ट रिएक्शन अज्यूम किया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है 10⁻⁻17 सेकेंड। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, इसको आप रख लीजिए 10⁻⁻17 सेकेंड, बाकी जो सिलेबस का हिस्सा है मैंने लिख दिया। तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया पहला। चलिए दूसरे में चलते हैं, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। आज मूड अपसेट है, आज रिएक्शन धीरे धीरे करेंगे। नंबर 2, वेरी स्लो रिएक्शंस। आप कह सकते हैं कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जो इतने स्लो रहेंगे कि ये पूरा दिन ले सकता है, ये पूरा महीना ले सकता है, इवन कि ये वर्षों तक चल सकता है, ये बहुत धीमा होता है। जैसे आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, क्या, रस्टिंग, कोरोजन, याद आया। स्लो प्रोसेस है, होगा धीरे धीरे होगा, तो हो रहा है, चल रहा है, तो ये जो प्रोसेस है जो बड़ा धीमा हो, बड़े एकदम स्लो मोड में चले, उससे हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो लिखेंगे such reactions are completed in days, months। ठीक है, डेज और मंथ्स लिखता हूं, ईयर्स बीच कह सकते हैं, पर डेज मंथ्स इसको और लगा दीजिए, डेज और मंथ्स। जैसे एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहां पर मैं लिखता हूं एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है। इवन कि आप अगर हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 को रूम टेम्परेचर पर किसी लेबोरेटरी में छोड़ दीजिए वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए, तो वो भी बहुत टाइम ले लेगा, शायद दिन भर ले ले, बनेगा नहीं, या बन भी सकता है। तो यहां पर ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ सच रिएक्शंस
आर या रिएक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये इतना स्लो है कि अब इसे भी आप क्या डिटरमाइन कीजिएगा, बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल कंडीशन में डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ सच रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे H2 प्लस O2 जो आपको H2O देगा, और यहां पर ब्रैकेट में लिखना है इन द absence of catalyst, इन द absence of कैटलिस्ट, मतलब इतना स्लो रिएक्शन है, इसको रूम टेम्परेचर कर दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब होगा ना, वेरी स्लो हो रहा है, चल रहा है, तो ये भी आपका बहुत ही स्लो रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर ये भी आपको इतना स्लो है कि दिन लग सकता है, महीना लग सकता है, इवन कि साल भी लग सकता है, गारंटी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां पर लिखेंगे इट टेक्स days or months or years for completion of reaction। तो यहां पर बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया, यानी दूसरा रिएक्शन था। आसान है, मैं आपको पहले बोल दूं, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, एकदम शानदार। न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बस खाली अटकिएगा कहां, आप लॉग और एंटी लॉग पे, जिसमें आप कैलकुलेशन से भागते हैं। अगर वो आपका ठीक है तो ये चैप्टर आपका इजी है। इसका 5 से 6 नंबर, प्रोबेबली 6 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, एकदम 6 नंबर आपके बोर्ड में आपके हाथ में रहेगा। सही है, चलिए आते हैं तीसरे में, जो है मॉडरेट, या उसको बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। मॉडरेट रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो नॉर्मली हमारे आसपास होता है, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। तो क्या कहेंगे, ये ऐसा रिएक्शन है जो ना तो बहुत फास्ट है, जो ना तो बहुत स्लो है, बस बीच बीच का है। लिखेंगे such reactions are neither very fast nor very slow, but they have moderate स्पीड। और ऐसे रिएक्शंस का आप रेट जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय कॉमन लेबोरेटरी मेथड। यहां पर लिखिएगा, सो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी calculated by common laboratory method, मतलब आप ऐसे रिएक्शंस का रेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय कॉमन लेबोरेटरी मेथड। वैसे तो कहने के लिए लगभग सारे के सारे एग्जांपल्स जो ना आयनिक हो ना इस तरह के हो, तो बीच वाला, जैसे आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस ले लीजिए, ये सब वो रिएक्शंस होते हैं जो मॉडरेट स्पीड में चलता है, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं, बीच बीच का। फिर भी कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, जैसे डिकम्पोजिशन of H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इवन कि आप NH4NO2 लिख सकते हैं, यहां तक कि आप N2O5 भी लिख सकते हैं। ये सब का जो डिकम्पोजिशन होगा ये मॉडरेट स्पीड से होगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या इथाइल एसीटेट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ले सकते हैं, कोई भी एक्सेट्रा आप ले लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी कहानी है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो यहां तक मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा दिया, टाइप समझा दिया। धीरे धीरे माहौल गर्म होगा, धीरे धीरे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग देते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन स्टार्ट तो कोई भी अगर रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेट किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि चलिए रिएक्टेंट है तो इसके लिए मैं कोड रखता हूं R1, सही है। फिर मैं कहता हूं चलो भाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा अगर टाइम भी बदल रहा है T1 से T2, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 होगा रिएक्टेंट के लिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखिए या सिर्फ रिएक्टेंट लिखिए। यहां ब्रैकेट में मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, यहां पर मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, आप भी यहां ब्रैकेट में रिएक्टेंट लिख लेना। अब ये मेरा, अब इसी के साथ मैं टाइम देखूंगा। इनिशियल टाइम, मान लीजिए कि इनिशियल टाइम आपका T1 है, मान लीजिए इनिशियल टाइम आपका T1 है, और मान लीजिए आपका फाइनल टाइम जो है, फाइनल टाइम जो है वो आपका T2 है। तो T1 पे रिएक्टेंट R1 था और T2 पे रिएक्टेंट R2 था। तो यहां पर आपसे कहा जाएगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा, क्योंकि आप जैसे आप कैसे फिजिक्स में पढ़ते हो कि राम 5 बजे सुबह जिस जगह पर खड़ा था वो जगह उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे था। 10 बजे सुबह यानी कि 5 घंटे के बाद वो अपने घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया सपोज। तो बताइए उसका वेलोसिटी क्या था या उसका स्पीड क्या था। तो आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के आधार पर चेंज बताते हो कि इस, देखते हो कि डिफरेंस कितना है टाइम का, इस वक्त यहां था उस वक्त वहां था, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो वो उसका पता चल गया पोजीशन का। फिर टाइम चेंज 5 बजे से 10 बजे के बीच में कितना मिनट हुआ वो देखते हो अगर मिनट में निकालना है, एंड देन आप डिवाइड। सिंपल, मैं इतना बोल रहा हूं, ये भी जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, मुझे मालूम है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं निकालता हूं, अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल रिएक्टेंट दोनों का वैल्यू पता है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब आप करते हो, एक चीज समझिए, तो यहां पर चेंज कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पर आपका R2 माइनस R1 होगा। ये जो मैंने ब्रैकेट दिया ये कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसका उतना। सो आप यहां पर कह सकते हो कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है तो इसका मतलब R2 माइनस R1 डिक्रीज होगा, रिजल्टेंट आपको हमेशा माइनस मिलने वाला है, ये भी आपको पता चलेगा। फिलहाल चेंज इन टाइम मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहां पर चेंज इन टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1, मेरा चेंज इन टाइम हो जाएगा। और अब मुझे कोई बोलेगा ठीक है भाई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, जरा आप मुझे बताइएगा। कोई मुझे बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हुआ, तो मैं कहूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं लिखूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
बाय चेंज इन बाय चेंज इन टाइम। तो अब आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया ये हो गया R2, इसको कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, -R1 बाय T2 -T1, और यहां पर मैं लिखूंगा -del R बाय del T। तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव साइन क्यों दिया? इसके पीछे दो रीजन है। पहला, भाई अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 100 है, तो जाहिर सी बात है जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा ना। तो सपोज करो वो घट के 70 आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, 70 माइनस 100 कर रहे हो, तो -30 नेगेटिव साइन। तो एक तो वो, दूसरा नेगेटिव साइन एक सिंबल है ये बताने के लिए कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज को बताने का सिंबल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे सो रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोग किस खेल की बात करेंगे, यहां पर किस तरह से काम चलेगा। और यहां लिखना है नोट करके, यहां लिखना है नोट करके कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन concentration of reactant ड्यूरिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसको दिखाने के लिए नेगेटिव साइन आपके पास मौजूद है। अब यही चीज को अगर मैं थोड़ा सा और इसी चीज को अगर मैं कंसिडर करते हुए दिखाऊं कि चलो भाई आगे की बात को हम लोग कैसे देखेंगे, तो बात को समझिएगा। मान लिया जाए मैं यहीं पर प्रोडक्ट के आधार पर देखता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट इनिशियल concentration of प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए P1, और मैं कहूंगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू P2। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो जाहिर सी बात है टाइम तो मेरा वही रहने वाला है, तो यहां पर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्टिव मास याद है ना, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट P2 जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, माइनस एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट P1। अब यहां पर P2 ज्यादा है P1 कम, इसलिए साइन वैसे भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लिखना चाहें, ये आपकी परिस्थिति है। रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू लिखाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम हम लोग लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम लोग यहां पर बात करेंगे P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1, और इसे आप सिंपली लिख पाओगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल P बाय डेल T, यानी कि यहां पर आपका प्लस हो जाएगा डेल P बाय डेल T। क्लियर? अब यहां पर आपको मैंने रिएक्टेंट के आधार पर भी बता दिया और प्रोडक्ट के आधार पर बता दिया। तो अब इसी चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूं, देखिएगा। सो ओवरऑल आप क्या लिखिएगा, अगर आपको लिखना हो तो जब भी आप समझिए, जब भी आपका रिएक्टेंट बदलता है तो आप उसका डिसअपियरेंस बोलते हैं, और जब भी आपका प्रोडक्ट बनता है तो आप उसको अपीयरेंस बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वही आप यहां पर लिखते हैं, रिएक्टेंट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ R2 माइनस एक्टिव मास ऑफ R1 बाय T2 माइनस T1, जिसको आप माइनस डेल R बाय डेल T लिखते हैं। और इसी चीज में रेट ऑफ एपियरेंस, चूंकि आपका प्रोडक्ट बनता है तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू P2 एक्टिव मास माइनस P1 एक्टिव मास बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू प्लस डेल P बाय डेल T। यहां पर मैं फिर से बोल दूं बार बार कि मैं एक्टिव मास बोल रहा हूं, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। यह बात भी आपको अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना है। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शंस, चाहे वो डिसअपियरेंस हो चाहे वो अपीयरेंस हो। तो अब यहां पर बनता है डेफिनेशन कि भाई अब मैं शुरू में अगर डेफिनेशन लिख देता तो मजा नहीं आता। तो अब जरा सा हम लोग डेफिनेशन को आगे लेकर चलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is equal to the change in concentration of any reactant or product per unit time। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब यहां पर अगर हो सकता है कि यहां पर आपसे कहे कि भाई ये सब चीज तो ठीक है, अब जरा ये बताइए कि जो हम लोग का यूनिट, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का निकालना चाहूं तो मेरा यूनिट क्या निकलेगा, इस पर थोड़ा सा गौर करके मुझे बताइए कि यूनिट क्या निकलेगा मेरा। तो मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिट के मुद्दे पर बात करता हूं, आराम से समझिएगा। मान लीजिए मैं यूनिट निकाल रहा हूं, तो अब ये बहुत आसान यूनिट निकालना। अगर मान लीजिए मैंने अभी अभी पढ़ा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये जानता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम होता है। सीधा सीधा बात समझिए, यानी कि ये मुझे पता चल गया कि अगर मुझे यूनिट निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होगा। अब इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम का मतलब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, सही है कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर मोल पर लीटर आपका होता है, और बाय टाइम आप या तो सेकेंड में लो या मिनट में, चलो अगर सेकेंड में लेंगे सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सो यूनिट ऑफ रेट ऑफ, ये भी याद रखना अगर केमिकल काइनेटिक्स में वैसे भी आप बोर्ड दे रहे हो, अगर यूनिट आपने ढंग से नहीं लगाया तो भाई साहब आपका विकेट गिर जाएगा, फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल पर लीटर पर मिनट। अगर मिनट में वो टाइमिंग दिया हुआ है तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्टेंट है या गैसियस प्रोडक्ट है, यहां पर मैं ये बात भी लिखता हूं, फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, तो यहां पर जो आपका यूनिट होगा, यूनिट इज इक्वल टू, वैसे कंडीशन में एटमॉस्फेयर पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर
मिनट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहानी है आपके रेट ऑफ रिएक्शन की। सब कुछ समझ गए? सीधा सीधा समझना। किसने कहा भाई एक रिएक्शन, सवाल करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, सवाल करवाऊंगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है भाई एक रिएक्शन है, इसका इनिशियल रेट यहाँ इतना है, फाइनल रेट, फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, बस दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। अगर वो रिएक्टेंट का होगा तो साइन नेगेटिव आएगा, अगर प्रोडक्ट होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। ये भी ध्यान रखना और यूनिट भी साथ में देना है। चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहां पर डबल एरो मार्कर में लिखता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप आर एवरेज लिख सकते हैं ऐसे। कुछ नहीं है, मतलब जितना पढ़ाया है वही है, बस खाली कहने के लिए कि हाँ भाई एवरेज है तो क्या इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पर कहूंगा एवरेज रेट, ब्रैकेट में चलो भाई आर एवरेज या स्मॉल स्मॉल आर एवरेज भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेम वही चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम चेंज्ड। तो जो चीज आपने शुरू में पढ़ा, बस खाली शब्दों में ना फंसे, इसलिए यही बता रहा हूं। एवरेज क्या होगा, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ये सब मुद्दा आपको फंसा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं यहां पर देखूं, सपोज कीजिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, कुछ भी जैसे लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x2। सो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो यहां पर अगर मैं आर एवरेज स्मॉल आर ही लिखता हूं, कहीं पे स्मॉल आर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कैपिटल आर लिखा हुआ मिलेगा, घबराना नहीं है। तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1। मुझे नहीं पता ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, वो तो माइनस प्लस उसके आधार पे दीजिएगा, पर सीधा सीधा डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये जो डेल्टा सिंबल, जो आपको डेल सिंबल जो आप देख रहे हो डेल्टा, ये बताएगा कि एवरेज है। आपको अगर ये क्यों, इसका भी डिफरेंस आपको बताऊंगा, फिलहाल ये समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका। अब इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो वही रहेगा, बस एवरेज के आधार पर चीजों को हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि एवरेज रेट इज इक्वल टू द average rate is equal to the average change in the molar concentration, average change in the molar concentration of any reactant, of any reactant or product during a definite interval of time। तो एवरेज चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसी डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम अगर होता है तो वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देता हूं। देखिए ग्राफ थोड़ा बहुत इस चैप्टर में आपको आएगा। मान लिया जाए मैं एक यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सपोज कीजिए कि एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आधार पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सपोज कीजिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं मानकर चल रहा हूं ऐसे, और इधर इस साइड में मैं टाइम लेकर चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया जाए इनिशियली तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका बहुत ज्यादा होगा, यस और नो। तो सपोज कीजिए यहां पर आपका ये x1 कॉन्सेंट्रेशन, या मान लीजिए जो भी आपकी मर्जी हो, x1 x2 आपकी आपकी मर्जी है। मैं मानता हूं कि जो मैक्सिमम लेवल पे था वो x1 था।
वहां से धीरे धीरे क्या होगा, जाहिर सी बात है केमिकल इकोनॉमी क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटने लगेगा और उसी वक्त प्रोडक्ट भी बढ़ने लगेगा। तो मान लिया जाए कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटने लगा, घटते 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 मान लीजिए यहां तक पहुंच गया। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं यहां पर इसको x1 को हटा देता हूं। ये मेरा इस तरह से ग्राफ चला। अब मान लिया जाए, मान लिया मैंने कि मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूं, एक पॉइंट यहां से मैं कंसिडर करता हूं जो जिसका टाइम यहां पर ये बन रहा है, और एक मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं जिसका टाइम यहां पर बन रहा है। अब इस दोनों ही पॉइंट पर मान लीजिए जाए ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, और मान लीजिए t1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आपका x1 था और t2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आपका x2 था। ये रिएक्टेंट का था, देख रहे हैं आप ग्राफ को। अब इस ग्राफ के आधार पर आपसे अगर कोई बोले इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर अगर मैं आर एवरेज निकालना चाहता हूं तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा कि टाइम चेंज जो हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना था x2 और माइनस x1, और टाइम क्या था t2 माइनस t1। अब यहां पर x2 माइनस x1 चूंकि रिएक्टेंट का है तो x2 कम ना है। आप अगर देखें x2 का ग्राफ जो नीचे है वो नीचे की तरफ है, मतलब कम वैल्यू है, और x1 ज्यादा है, इसलिए माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये आपके रिएक्टेंट का आर एवरेज हो गया। और ग्राफ आपका इस तरह से हो गया, समझ में आ रहा है ग्राफ। इसी को अगर मैं प्रोडक्ट के आधार पर बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ को प्रोडक्ट के आधार पर बनाना चाहूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये रहा, और टाइम मैं इधर लगाता हूं। अब यहां पर जाहिर सी बात है शुरुआत में मेरा जो ग्राफ रहेगा, जाहिर सी बात अगर मान लीजिए ऊपर से मेरा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप देखिए अगर कंसंट्रेशन मेरा ऊपर की तरफ था तो ग्राफ ऐसे तो ये नीचे से मेरा प्रोडक्ट भी वैसे ही जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका जीरो से बढ़ना शुरू हुआ और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से ऐसे आगे की तरफ जाएगा। अब ये ग्राफ जा रहा है, तो अब जरा सोचिए इसी ग्राफ में कि मान लिया जाए किसी टाइम पर t1 पर मेरा ग्राफ यहां था और उसके बाद t2 पर मेरा ग्राफ यहां था, मैं दो पॉइंट समझता हूं। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर t1 और t2, तो उसी वक्त में यहां पर मेरा मान लीजिए y1 और y2 मैं प्रोडक्ट का लेता हूं, तो मेरे लिए इसका आर एवरेज क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आर एवरेज लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, और इस बार मेरा y2 ज्यादा है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला है, इसलिए प्लस डेल y बाय डेल t, ये एवरेज हो गया। तो ग्राफ भी आप समझ गए, और इस तरह से अब इसी दोनों ग्राफ को अगर मान लीजिए मैं मिलाकर ड्रॉ करूंगा, सपोज कीजिए इसी दोनों ग्राफ को अगर मैं मिलाकर ड्रॉ करता हूं, अगर इस तरह से ही मैं करता हूं तो सीन क्या बनेगा जरा वो भी चेक कर लीजिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए मैं सीधा सीधा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं और मान लीजिए यहां पर मैं टाइम लिखता हूं, तो मेरा एक ग्राफ कैसे आएगा, जो मेरा रिएक्टेंट का ग्राफ है वो कैसे आएगा, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, देखिएगा मेरा रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे आएगा और मेरा प्रोडक्ट ग्राफ कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहां पर ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ था जो यहां पर आ गया, और ये प्रोडक्ट का ग्राफ था जो यहां आ गया। अब इस दोनों के आधार पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ये और यहां पर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट आर है, यहां से आपका शुरू हुआ प्रोडक्ट पी है जो इनिशियल में जीरो था, अब धीरे धीरे ग्राफ बढ़ने लगा। अब किसी भी टाइम पर आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, कैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लिया जाए मैं इस टाइम पे ऐसे ऐसे इस जगह देख रहा हूं कि t1 टाइम पे आपका प्रोडक्ट जो है वो p1 है, तो उसी टाइम पे आपका रिएक्टेंट कितना था वो भी आप चेक कर सकते हैं। या इसको ऐसे नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं मुन्ना, यहां से नहीं, ऐसे कैसे, यहां से, ये देखिए ये इस जगह, अभी इस जगह, सही है। अब मान लीजिए आप इसी तरह से प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं कि भाई t1 टाइम पे आपका रिएक्टेंट r1 है, अब इसी टाइम पे मान लीजिए आप प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो आप दूसरे मतलब R1 आपका निकल गया, P1 आपका निकल गया T1 टाइम पे, अब T2 टाइम पे क्या होगा, सपोज कीजिए T2 टाइम पे आप जाते हैं, मान लीजिए यहां पे चलते हैं, तो इस जगह ऐसे 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 ऐसे, अब इस जगह पे आपका T2 टाइम है और इस वक्त पे ये आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप यहां से चेक कीजिएगा, ये आपका
प्रोडक्ट का लाइन है। समझ रहे हैं बात को? या फिर आप इसको यहां से इससे मिला लीजिए, इस वाले ग्राफ को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये आपका इसको हटा दीजिए, तो ये जो आपका हट गया, तो यहां पर ये लाइन मिला देते हैं और यहां इसको मिला। अब देखिए, तो ऐसे कंडीशन में आपका यहां पर जो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट आपका R2 हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका P2 हो जाएगा। यार R2 कैसे होगा, P2 होगा। ओहो, कैसे कैसे हो रहा है। यहां पर आपका ये P2 हो जाएगा और इस जगह पे जो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपका इस जगह से यहां से आपका रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन आपका R2 हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला पॉइंट रिएक्टेंट का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट का पॉइंट है, यहीं पर ये वाला पॉइंट रिएक्टेंट का पॉइंट है प्रोडक्ट का, और ये वाला पॉइंट आपके रिएक्टेंट का पॉइंट है। अब इस दोनों ही चीजों को आप ग्राफ में कंसिडर कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि T1 टाइम जब था तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 था और प्रोडक्ट आपका P1 था। T2 टाइम पर आपका रिएक्टेंट R2 था, P2 था, कौन कहां था ये आप ग्राफ में आसानी से देख सकते हो। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहां पर आप इस ग्राफ को अच्छे से मिला सकते हैं, इस चीजों को, जैसे मैंने यहां पर ऊपर में आपको अलग अलग दोनों को बताया, उसी तरह से आप यहां पर एक साथ भी देख सकते हैं कुछ किताबों में। तो एवरेज ऐसे निकलता है। क्लियर? ग्राफ समझ में आ गया? किसी भी टाइम पर सवाल आएगा तो वैसे भी ग्राफ पर सवाल बनाना बहुत आसान है, आप लोग पहले से मैथ्स में बना ही रहे हो, 10th में भी आपने बनाया ही होगा। इसी में एक और छोटा सा सेगमेंट है इंस्टेंटेनियस, मैं डबल एरो मारकर लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? मतलब बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर ये होता है तो आप उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। मैं यहां पर इसका डेफिनेशन लिखता हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन at any given instant, at any given instant is called instantaneous rate, ठीक है। या इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं R इंस्टेंट, ये ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा भाई, तो वही सेम चीज जैसे आप एवरेज में करते थे, जैसे आप रेट ऑफ रिएक्शन में करते हैं, सेम वही कहानी यहां पर भी चलेगी। बस फर्क क्या रहेगा, देखिए, आर इंस्टेंटेनियस एकदम छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, तो अगर रिएक्टेंट ले निकालूंगा तो माइनस डी आर बाय डी टी लिखूंगा, और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो लिखूंगा प्लस डी पी बाय डी टी, मैं ऐसा लिखूंगा। और इस तरह से मेरी पूरी जो यहाँ पर जो बातें हैं वो इसके रेस्पेक्ट में, इंस्टेंटेनियस के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस एकदम छोटे इंटरवल के लिए, एवरेज मतलब जो एवरेज औसत निकालते हैं आप, और नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन तो आप समझ ही गए। तो ये कहानी थी रेट ऑफ रिएक्शन की। सवाल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। एक सवाल कर लूं क्या? चलिए एक सवाल कर लेते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। इतना ज्ञान ले लिया तो एक सवाल हो ही जाए। चलो भाई, एक सवाल लिया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक सवाल। हाँ, देखिए, आपके एक एनसीईआरटी का ही सवाल है। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन of C4H9Cl at different times, calculate the average rate of reaction। अब यहां पर इन्होंने बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, मैं 2-3 वैल्यू को यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे टाइम इन सेकेंड दिया हुआ, एक टेबल दिया रहेगा, उसके बाद C4H9Cl, इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये आपके पास
सपोज कीजिए 0 सेकेंड जब था तो वैल्यू थी 0.100, समझ गए। और मान लीजिए जब 50 सेकेंड था तो उसमें वैल्यू थी 0.0905। और मान लीजिए एक और मैं लेता हूं, 100 सेकेंड अगर था तो 0.0820। अब फिलहाल तो बहुत डेटा है, आपके सवाल में बहुत सारा डेटा है, मैंने 3 लिया। कैसे बनाऊंगा? अब देखिए, मुझे आर एवरेज निकालना है। मुझे इस सवाल में आर एवरेज दिया गया, तो मैं क्या करूंगा? कैसे निकालते हैं? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल। अब अगर मैं 0 और 50 सेकेंड को मानता हूं पैमाना, तो इसके आधार पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था 0.0905 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.100। सवाल में रिएक्टेंट को ही इसे बोला गया है। अब चलिए, तो हमें पता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा फॉर्मूला होता है बाय T2 माइनस T1। सही है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना पूरा। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 0 और 50 मान रहा हूं तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.0905। अब ये रिएक्टेंट के आधार पे मेरे पास है, मेरे पास नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस निकालते हैं तो माइनस हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस ये घटते हुए बता रहा, माइनस 0.0905 और माइनस 0.10। आप कहोगे सर ये T2 माइनस T1 क्या होगा? तो T2 आपका 50 सेकेंड है और माइनस आपका ये 0 सेकेंड है। अब इसका आप डिफरेंस ले लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 0.0905, तो लगभग 0.0095 के आसपास आपका आंसर आएगा इसका वैल्यू। और उसके बाद 50 से आप उसको डिवाइड करोगे जो भी है, तो यहां पर इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिखता हूं 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना ही हो गया। और यूनिट में क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर और सेकेंड। अब यहां पर आपके दिमाग में एक चूहा बैठा होगा, आप कहोगे सर आपने ये नेगेटिव आगे क्यों लिया? पहली बात, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फॉर रिएक्टेंट कोई भी रेट अगर आप निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बोला था, कोई भी अगर आप निकालते हैं तो वो हो जाता है माइनस डेल आर बाय डेल टी। तो ये नेगेटिव सिंबलाइज करने के लिए क्या बोला था मैंने, कि नेगेटिव ये बताता है कि जो आपका रिएक्शन यहां पर हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो घटते हुए, मतलब रिएक्टेंट को घटने के लिए वहां पर बता रहा है कि वो घट रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन है। बाकी फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो फाइनल कितना था? 0.0905 और वो था आपका माइनस 1.00, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो 0.1 माइनस 0.0905 कर दीजिएगा। तो नेगेटिव साइन ये बता, इसलिए सवाल होता है कि कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा केस अगर मैं लेता हूं, अगर दूसरे केस में मैं आर एवरेज निकालता हूं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। दूसरे केस में अगर मैं आर एवरेज निकालता हूं तो यहां पर मेरा टाइम क्या लूंगा मैं? अब देखिए मैं अब टाइम क्या लूंगा, तो मैं लूंगा 50 से 100, दो केस लूंगा। 0 से 100 भी आप ले सकते हैं, 50 से 100 भी। इसने सवाल में बोला है फ्रॉम सभी डेफिनेट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला है, तो इसने ऐसा नहीं बोला कि हमेशा इनिशियल 0 से ही लेंगे, तो हर इंटरवल के लिए अलग अलग। तो 50 से 100 उस वक्त में क्या है? 0.0905 और 0.000820 इसको लेंगे ध्यान से। तो अब आपका आर एवरेज यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 0.0820 और माइनस 0.0905 और बाय आपका 100 माइनस 50। बस इसको डिफरेंस ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट में दीजिएगा। तो ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालने का। यानी आप सवाल में एवरेज माहौल इसी तरह से बनाते रहेंगे, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वगैरह पर आपको सवाल पूछा जाएगा। मैंने अभी इनिशियल ये इंट्रोडक्टरी क्लास सब कहिए या थोड़ा सा जानकारी के लिए कहिए, ये सब कुछ बताया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से बोल दूं, माइनस रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंट में कि उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, प्लस रिप्रेजेंट करेगा कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये आपको माइनस और प्लस आगे से रिप्रेजेंट करके लेना है नेगेटिव साइन के लिए, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी सवाल में सीधे एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो या रेट ऑफ रिएक्शन हो,
दोनों का डिफरेंस लेना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय T2 माइनस T1 ले लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। मुद्दे को मैं यहीं पर अभी रोकता हूं, अगले लेक्चर में जाएंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर क्या होगा उस पर, और तब और ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक दो मुद्दा बताकर आपको सवाल थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेन कोर उसी पर रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।